एंड वेलकम टू हिमविदा फिजियोथेरेपी। मेरा नाम डॉक्टर आनंद एस कुमार है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक। इसको ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। इसके कारण से होती है पैरालिसिस, और पैरालिसिस हेमिप्लेजिक होती है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। और उसका क्या कॉजेज़ है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है और कितना ज़रूरी है एक ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए जिनको पैरालिसिस हुई है, जिसे हम हेमिप्लेजिक बोलते हैं, कि उसका आधा हिस्सा शरीर का राइट साइड या लेफ्ट साइड कमज़ोर हो जाता है, जिसको हेमिप्रेसिस बोलते हैं। अगर पूरी तरह से काम ना करे तो उसको कंप्लीट पैरालिसिस बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं। इस पर आज डिस्कस करें। ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक के जैसा ही होता है। जैसे हार्ट में एकाएक ब्लड फ्लो बंद हो जाती है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसी तरह से ब्रेन में सप्लाई बंद हो जाती है। उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। उसके दो मेजर कॉजेज़ हैं, या तो आपके ब्रेन का जो आर्टरी या वेन्स है वो रप्चर हो गया, या फिर उसमें जाकर के कोई चीज़ जाकर फंस गई जो वहाँ से आगे की सप्लाई को बंद कर दिया। इसे इन्फॉक्ट बोलते हैं। इन्फॉक्ट के कारण से, या हेमरेजिक, या ब्लड नाड़ी फट गई दिमाग के अंदर की। कॉमनली आप ये सुनते होंगे कि दिमाग के नस फट गई। इसका मतलब है कि जो स्ट्रोक है, जो ब्रेन स्ट्रोक है, वो ब्लीडिंग के टाइप की है। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग ढंग से होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट। और एक कॉजेज़ वो हैं जिसके कारण से वहाँ पर छोटी नलियों में जाकर के, आर्टरी या वेन्स में जाकर के कोई चीज़ फँस जाता है। वो कॉमनली बॉडी से आती है, और वो कॉमन साइट है, सबसे कॉमन साइट है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं। तो हार्ट से ही कोई इन्फार्क्ट बनकर छोटी सी एक लूज बॉडी होती है जो ब्लड में सर्कुलेट करते करते दिमाग के उस हिस्से तक पहुंच जाती है, और वहाँ जाकर के वो फंस जाती है, क्योंकि वो नसें इतनी छोटी और पतली होती है कि वहाँ से वो आगे निकल नहीं पाता। सो इस तरह से वहाँ की सप्लाई बंद हो जाती है। तो ब्रेन में सप्लाई के बंद होने को ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं या ब्रेन अटैक बोलते हैं। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अगर आपको इसमें तुरंत से पता चल जाए कि मुझे पैरालिसिस हो रही है, इसके साइन एंड सिम्टम मैं भी बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, तो आपको इमिडिएटली विद इन हाफ एन आवर 1 आवर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल के पास में पहुँच जाएं। लोकल डॉक्टर के पास में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पता चल जाए तो। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि मेरे को किस तरह के सिम्टम है, मुझे नहीं पता चल रहा, तो अपने लोकल डॉक्टर के पास में जाएँ, वो आगे आपको रेफ़र कर देगा, क्योंकि ऐसे केसेस में डिले नहीं करते। आपको इमरजेंसी की ज़रूरत होती है। सो चलो अभी इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं हेमरेजिक। हेमरेजिक क्यों होता है? अंदर में नस की जो नाड़ियाँ हैं, आर्टरी वेन्स हैं, क्यों फट जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब है कि एक नसें सीधी जाती है, ऐसे जा रही है, लेकिन ये किसी कारण से इस तरह से बेंड हो गई, अंदर जा कर के इसके बनावट में खराबी आ गई। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है जहाँ पर ये नसें उलझ गई, यहाँ पर इसके कारण से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये फट जाता है प्रेशर से, क्योंकि ये पतली हो जाती है, इसकी जो आर्टरी और वेन्स की जो लाइनें हैं वो पतली हो जाती है, और उसके फटने से यहाँ के आसपास के हिस्से में, ब्रेन के हिस्से में, जैसे ब्रेन है, कॉमनली ये ब्रेन के इसी हिस्से में होती है, और इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, और इस बीच में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक तरह से उसको कंट्रोलिंग पावर होते हैं। और इसी एरिया में, या फिर मिड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ऐसे जगहों में पैरालिसिस होती है। और ये पैरालिसिस आपको सिम्टम देती है, वो है हेमिप्लेजिक। इधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, या कभी कभार दोनों साइड में वीकनेस आती है। आपके दोनों हाथ पैर, या दोनों हाथ दोनों पैर पैरालिसिस में चले जाते हैं। सो उसको भी हम डायग्नोसिस करके क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो किस तरह के पैरालिसिस है। कमर से नीचे होती है उसे पैराप्लेजिक बोलते हैं, कॉमनली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में होते हैं। लेकिन ब्रेन के भी बहुत सारे हिस्से होते हैं जहाँ पर कि आपके कमर से नीचे की कंट्रोलिंग होती है, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड। राइट साइड अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उसका
क्रॉस हो जाते हैं फाइबर, वो लेफ्ट साइड के लोअर लिम्स में और अपर लिम्स में पैरालिसिस देते हैं। अगर आपका लेफ्ट साइड में ब्रेन स्ट्रोक है तो वो आपके राइट साइड के अपर लिम्स या लोअर लिम्स में पैरालिसिस देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके राइट साइड में पैरालिसिस है, इसका मतलब है आपके जो ब्रेन का हिस्सा जो डैमेज है ना वो लेफ्ट साइड है। अगर आपके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, इसका मतलब है कि आपका जो ब्रेन का हिस्सा है वो राइट साइड का डैमेज है। पहला कारण ये होता है। सेकंड कॉज क्या होता है कि आपको बहुत ही क्रोनिक और लंबे समय से डायबिटीज है, तो इसमें होता क्या है कि आपकी वास्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है या बोलें प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो ईजिली टूट जाता है। थर्ड, हार्ट की कोई बीमारी है, आपके वाल्व खराब हैं, आपकी कार्डियोमेगेली हो चुकी है, हार्ट अपने साइज से ज़्यादा बढ़ चुका है और वो जब वो पंप कर रहा है तो ब्लड क्लॉटें बन रही है, वो ब्लड क्लॉटें जाकर के ब्रेन में फंस जाती है या कभी कभार हार्ट में ही फंस जाती है, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। आपको बहुत ही क्रशिंग पेन होती है हार्ट में। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें बहुत तेज पेन नहीं होती, आपको फील होता है कि मेरा हाथ, मेरा चेहरा एक साइड का काम नहीं कर रहा, लूज हो रहा है, आपकी बैलेंस खराब हो रही है, आप वन साइडेड झुक रहे हैं, आप बैठे हैं सीधे नहीं बैठ पाएंगे, आप जिस साइड में पैरालिसिस होगी उस साइड में आप धीरे धीरे झुकना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ की कंट्रोलिंग नहीं होती, तो वो जगह आपको छोड़ देता है, ब्रेन काम नहीं करता, आपके चेहरे में दिखने स्टार्ट हो जाती है, आप पानी पिएंगे पानी एक साइड से निकल जाएगा, ये वीकनेस होती है, आप आंख नहीं बंद कर पाएंगे पूरी तरह से, आंख बंद करने की कोशिश करेंगे आंख बंद नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होने स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़ा सा फियर फैक्टर होता है, डर होना स्टार्ट, घबराहट स्टार्ट हो जाती है। जो सिम्टम इसके दिखते हैं वो इस तरह से दिखते हैं, और इस तरह से अगर सिम्टम दिखें और अगर आपकी बीपी अनकंट्रोल्ड हो रही हो, बीपी हायर साइड में जा रही हो, 120/80 से ऊपर जा रहा हो, 150 200 क्रॉस कर रहा हो, इसका मतलब है कि आपके पैरालिसिस जैसे सिम्टम या ब्रेन स्ट्रोक जैसे सिम्टम हुआ है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। और इसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है कभी कभार, कि कुछ लोगों के हिस्ट्री में होती है ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उनका विशेष ख्याल रखें। कुछ हिस्ट्री डायबिटीज़ के कारण से आती है, वो भी अपना ख्याल रखें कि डायबिटीज़ के कारण से अगर तकलीफ़ है आपको, तो आपके आपके केसेस में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका जो बीपी है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड रहा है, आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा रहा है, ट्रिपल टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे कोलेस्ट्रॉल रहा है आपका। ये सारे कॉजेज़ हैं जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस को करने में आपका प्राइमरी कॉजेज़ हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक बार ब्रेन स्ट्रोक अगर आपको हो जाए, वो कभी कभार छोटी भी होती है, बहुत, जिसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिट ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, इस्चेमिक अटैक बोलते हैं। थोड़े समय के लिए आपकी ब्रेन की सप्लाई बंद होती है और वो किसी कारण से खुल जाती है और फिर से ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। थोड़े समय के लिए आपको चक्कर ऊपर आया, थोड़ी सी वीकनेस हुई, 1 दिन 2 दिन वीकनेस रही और वो खत्म हो गई। कभी कभार तो कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको TIA आया है, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक। ब्रेन स्ट्रोक का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो बार बार आता रहता है। कुछ ऐसे खास बीमारियां हैं जिसमें ये आता है, डायबिटीज़ में बहुत ही कॉमन होता है, जिनका बहुत ही क्रोनिक डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, ऐसे केसेस में ये बार बार आता रहता है। किसी का हार्ट की तकलीफ है, जहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का है दिक्कत, तकलीफ है, उनमें भी ये आता रहता है, वहाँ से भी इन्फॉक्ट जा करके रुक जाता है। जब बीपी आपका एक्स्ट्रा होता है तो आपके नसों पर प्रेशर डालता है। बीपी का पेशेंट है जिसका स्ट्रोक हुआ, कॉमनली होता है कि बीपी बढ़ जाने से ये नसें जो अंदर की हैं दिमाग की, वो डायबिटीज़ के कारण से ख़राब हो चुकी है और उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। तो जब यहाँ से प्रेशर एक्स्ट्रा होता है हार्ट से और आपकी एक्स्ट्रा प्रेशर फोर्सफुली काम करता है हार्ट, तो आपकी दिमाग की नसें फट जाती है, वो ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग एक खास हिस्से में जाकर के फैल जाती है, क्लॉट बना देता है, उस हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और ये स्ट्रोक जैसा सिम्टम दिखता है। राइट साइड में अगर वो ब्लीडिंग हुई है तो आपके लेफ्ट साइड के हाथ और पैरों में आपको वो दिखेगा कि हाँ इस तरह के सिम्टम दिख रहे हैं। इससे भी डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट करना इमिडिएटली बहुत ज़रूरी होता है। जो सेकंड मैंने बताया वो होता है इन्फॉक्ट, कि बॉडी में बहुत सारे
ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पर ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बन जाते हैं। इटसेल्फ ब्रेन में भी ब्लड क्लॉटिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर यहाँ पर भी ब्लड क्लॉट हुआ, मोटी जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड क्लॉट होता है, और वहाँ से छोटी आर्टरी में वो ब्लड जाती है, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ जाकर के वो फंस जाता है। जैसे फंसता है, सपोज कि यहाँ से कोई एक आर्टरी जा रही है आगे, ये निकल रही है, ये थोड़ी सी मोटी है, यहाँ से एक पतली आर्टरी आगे जा रही है इस एरिया में सप्लाई बंद हो गई। जैसे सप्लाई बंद होती है इस एरिया में, तो इस एरिया का सारा जो कंट्रोल है, जो ये हिस्सा है ब्रेन का जो कि इस हाथ हाथ को या पैर को कंट्रोल कर रहा है, उस हिस्से में आपको पैरालिसिस जैसी सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है। आपका वो शरीर काम नहीं करता, वो हिस्सा काम नहीं करता। कभी कभार क्या होता है कि कंप्लीट ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है पूरी हेमिस्फीयर की, या फिर उस एरिया की जहाँ पर कि आपकी बॉडी का कंट्रोल है, मोटर कंट्रोल है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, स्ट्रोक इतना सीवियर होता है कि आप कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने का मतलब है कि एक ग्लास्कोमा स्केल है जिसमें ईवीएम बोलते हैं, ये स्केल 3-2 रह जाता है, 3-4 के आसपास में आ जाता है, 3 रह जाता है या 4 रह जाता है। तो स्केल ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो पैरालिसिस है वो बहुत ही सीवियर है, और आपके जो ठीक होने के जो चांसेस हैं वो भी नहीं के बराबर है। ग्लास्कोमा स्केल 6 से अगर ऊपर हो, 7 से ऊपर हो, तो ये माना जाता है कि ये आप में रिकवर होने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ये डॉक्टर का काम है, एक्सपर्ट होते हैं इसमें, मेडिकल प्रैक्टिशनर, फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें एक्सपर्ट होता है। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे रिकवर करते हैं। सो इस केस में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेन स्ट्रोक में, कि आप कोमा में चले जाते हैं। आपकी पैरालिसिस स्टार्ट हुई, ये भी स्लो स्लो स्टार्ट होता है, बहुत तेज से नहीं होता कि विदिन 5 मिनट्स आपकी पूरी पैरालिसिस हो गई। आपके सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिम्टम इसलिए दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई एक आर्टरी या वेन्स या तो रप्चर होता है या उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, वहाँ की सप्लाई बंद हो जाती है, ब्लड कम जाता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कम सप्लाई होती है, तो ब्रेन सेल्स डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ब्रेन सेल्स डेड होते हैं उस तरह से आपके सिम्टम बढ़ते जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कितनी जल्दी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाकर के इसका ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। इसमें फटाफट एमआरआई स्कैन करते हैं तो पता चल जाता है कि आपकी ब्लीडिंग वाली स्ट्रोक हो रही है या फिर आपकी नसें बंद होने वाली स्ट्रोक हो रही है। ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल ही मेडिकल कंडीशन में अलग होता है। क्योंकि एक में ब्लड को बढ़ाने का ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक में ब्लड को कम करने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि ब्लीडिंग हो गई, अगर आपने उस वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी तो वहाँ पर और ब्लड निकल आएगा बाहर, तो हेमरेजिक कंडीशन और बढ़ जाएगी। सेकंड होता है ब्लॉकेज हो जाती है, उसमें एंटीकोगुलेंट देते हैं, उसमें काम ही होता है कि वहाँ की सप्लाई को बढ़ा दें और उस जगह की जो नसें में जो इन्फॉक्ट आए हैं, जो क्लॉट आया है, उस क्लॉट को जो डिजोल्व कर दिया जाए, है ना। तो एंटीकोगुलेंट हिपरिन थेरेपी दी जाती है, और वो अच्छी मेडिसिन है आज के समय में, बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छे, बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स आ गए हैं कि अगर आप विदिन हाफ एन आवर अगर आपके पास में, आप डॉक्टर के पास में चले जाएँ, हॉस्पिटल चले जाएँ, तो वो इंजेक्शन अगर दे दिया जाए तो आप मर नहीं सकते। वहाँ पर वेंटिलेटर हो, आप मर नहीं सकते, आपको सेव कर दिया जाता है। पैरालिसिस के सिम्पटम आ जाते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको ठीक ही कर देगा, 6 महीने लगे, 1 साल लगे। सो अभी हम बात कर रहे थे कि आप कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हुआ और आप कोमा में चले गए। ये ब्रेन स्ट्रोक कभी कभार मल्टीपल टाइम्स भी होते हैं। शुरू में जैसे मैंने बताया कि टीआईए आया, इस्चेमिक अटैक है जो ट्रांजिट होती है, छोटी सी होती है। इसके बाद एक बड़ी अटैक आती है इसी बीच में, जिसको आप झेल नहीं पाते और आपकी पैरालिसिस दिख जाती है। जैसे पैरालिसिस रिकवर करने के स्टेज में होता है, आपकी लापरवाही हो जाती है, आप ब्लड थिनर खाना, ब्लड से रिलेटेड जो बीपी कंट्रोल मेडिसिन करता है उसको खाना बंद कर देते हैं, या मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, या आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, या फिर आपकी टेंशन बढ़ गई, किसी तरह से आपकी फैमिली प्रॉब्लम बढ़ गई, आपकी टेंशन बढ़ गई, नींद कम हो गई, एंजाइटी बढ़ गई। इन चीज़ों में, इन कंडीशन में आपकी बीपी शूट करती है और ये फिर से कंडीशन रिपीट हो जाता है। सो बी केयरफुल, ओल्डर एज में ये बहुत ही कॉमन है और हो जाती है। सो इस कंडीशन में जब कंप्लीट ब्रेन स्ट्रोक होती है तो आप छोटे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास में ना रुकें, आप सीधा बड़े हॉस्पिटल में जाएं। पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट जो इस ट्राई सिटी में है, जीएमसीएच सेक्टर 16 का जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहां आप जा सकते हैं।
लेकिन आप कोशिश करेंगे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँ, जहाँ पर की पूरी फैसिलिटी और आपके पैसे नहीं खर्च होते, वहाँ तक पहुँचें आप। अगर आपके पास में पैसे हैं, आपके पास में इंश्योरेंस है, आपके पास में वो सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर प्राइवेट सेक्टर में जाएँ और वहाँ पर अपने बेस्ट सर्विस मिलेगा आपको। वहाँ जाकर के अच्छे डॉक्टर्स भी हैं वहाँ पर। ऐसे में ज़रूरत क्या होती है, इमीडिएट डायग्नोसिस कि आपकी क्या तकलीफ़ है। आपकी हिस्ट्री पहले से पता हो जाती है, क्योंकि आप डॉक्टर को 1-2 बार पहले दिखा गए होते हैं। आपके घर वाले बता देते हैं कि इस तरह से सिम्पटम आई, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है। पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसको आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, इमीडिएटली वो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन करते हैं, उसमें डायग्नोसिस हो जाती है और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। उस समय अगर आपकी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है या चेस्ट मसल्स काम नहीं कर रहे, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो तुरंत से उस पेशेंट को वेंटिलेटर लगा देते हैं, जिसमें उस लाइफ सपोर्ट पर चला जाता है। इस बीच में फिजियोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। वो एक थर्ड पार्ट होगा इसका, जिसमें डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरेपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब आप आईसीयू में होते हैं ना, तभी से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। और फिजियोथेरेपी का इतना बड़ा रोल है कि आप जब हॉस्पिटल से घर निकल कर आते हैं, वहाँ से निकलते हैं और घर आते हैं, तब तक आपकी बहुत अच्छी रिकवरी हो गई होती है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस फिजियोथेरेपी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो आपके बिल तो बना देते हैं, लेकिन आपको फिजियोथेरेपी देते नहीं। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, तो आप पेशेंट से ज़रूर मिलें, और जब फिजियोथेरेपी उसकी हो रही होती है आईसीयू के अंदर और वार्ड में, तो उसको आप ज़रूर नोट करें, रिकॉर्ड करें, क्योंकि उसके लिए वो हॉस्पिटल पैसे लेता है। और कुछ लोग जो पैसे नहीं भी लेते हैं, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पैसे नहीं ले रहा, आप ही के टैक्स से बना हुआ है वो, और आपका हक है वहाँ जाकर ट्रीटमेंट लेने का। डॉक्टर से ज़रूर बात करें कितनी रिकवरी है। कॉमनली ये बोल दिया जाता है कि भाई ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस पर बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसे में भी पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है। बाद में डॉक्टर बोलते हैं जी कि ये हमारे हाथ में रहा नहीं कंट्रोल। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं। इस बीच में अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरा पेशेंट का कंडीशन ख़राब हो रहा है, तो आप दूसरे डॉक्टर को भी अप्रोच कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को रेफ़र करवा सकते हैं कि इसको रेफ़र करो आप, क्योंकि हमारे देश में रेफरल का अच्छा सिस्टम है। कोई नहीं मानता है तो आप अच्छे फ़ोन नंबर हैं अवेलेबल, सीधा कॉल लगाएं, सीधा फ़ोन करें, तभी आपकी माँ बाप, भाई बहन, अब इन लोगों की जान बच सकती है। और बी केयरफुल। इस तरह से ये ब्रेन स्ट्रोक होता है और इसके कॉजेज़ हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। और ये पैरालिसिस किस तरह से होती है, बॉडी के हाफ पार्ट में वो होती है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, इस तरह से होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेन स्ट्रोक, या ब्रेन अटैक बोलते हैं इसे। और इसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो पैरालिसिस के रूप में होती है। इसको लिए से हम पैरालिसिस भी बोलते हैं। और वो पैरालिसिस हाफ बॉडी पार्ट में होती है, इसलिए इसे हाफ हेमीप्लेजिक बोलते हैं, अगर पूरी पावर खत्म हो गई तो। अगर पावर थोड़ी सी बची हुई है तो इसको हेमीपैरेसिस बोलते हैं। अब पावर है, लो इंटेंसिटी में स्ट्रोक हुआ है, तो इसे हेमीपैरेसिस बोलते हैं, और वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। उसके सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। सेकंड पार्ट में बताऊंगा इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। ये सेकंड पार्ट में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।